class. नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस, जो हमारा सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। आपका सबका स्वागत है टेंथ में। आई नो काफी ही लेट है ये मेरा वर्ड, बट हम आज पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको आज तक उनकी टीचर्स ने बताया नहीं, या सिक्स सेवेंथ में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो स्किप करी है, या उनके लिए है। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस इसीलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप पोएटिक डिवाइसेस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये सब जो हम आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, कि हमने कैसे कैसे इन छोटी छोटी लाइनों से हम आपको इतना डिटेल कैसे बता रहे हैं। ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है। मैं आपको एब्सोल्युटली हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर में ही बता पाऊंगी, जिससे आपको भी समझ आ जाए और आप इंग्लिश का भी यूज कर पाए इन आंसर राइटिंग। ठीक है। ये बस एक छोटा सा गाइड है जो आपको इजी कराएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर विद एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। ठीक है। इसका इजी मतलब है कि ये तो है ही है। ठीक है। एलिट्रेशन में ये तो, ओह सॉरी, अपोलॉजीज। एलिट्रेशन में ये तो है ही है कि ये है कि आप यू कैन यूज दीज वर्ड्स। अपोलॉजीज बच्चों, अपोलॉजीज। मेरा ये कहना है कि एलिट्रेशन में ये तो है ही है कि रेपिटेशन ऑफ सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, सच एज शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इसमें एस, 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 एस और एस है ना। तो ये एक एलिट्रेशन हो गया। ठीक है। क्योंकि इसमें बार बार सेम कॉन्सोनेंट का यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब आपको एलिट्रेशन समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल है बिहाइंड बार्स। ठीक है। ये ऐसे कॉन्क्रीट सेल। अगर किसी को पता है कि मैं कौन से चैप्टर से बोल रही हूँ तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। अब हम आते हैं सिमिली में। ये तो हर बच्चे को पता होता है क्योंकि हमने बचपन में इतना बड़ा होता है सिमिली। सिमिली इज कंपैरिजन। ठीक है। जब हम दूसरों को कंपेयर करते हैं, जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, बिजी एज अ बी। ठीक है। ठीक है। hugs like a bear, even though हम bears को hug नहीं करते, बट स्टिल। ठीक है। अब कंपैरिजन यूजिंग लाइक एंड एज। ठीक है। her smile was as bright as the sun। अब इसमें इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि ये रीडर को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। अब हमें सिमिली भी समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम आते हैं मेटाफर। मेटाफर सबसे कॉमनली चैप्टर में यूज होता है, बट सबसे मुश्किल होता है समझना क्योंकि हम हर बार समझ के भी भूल जाते हैं। इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मेटाफर जो है हमारा, ये सिमिली से अलग क्यों है? इसमें भी तो कंपैरिजन ही है। वेल, सिमिली में हम कंपैरिजन करते तो हैं, बट वो कंपैरिजन यूजेस व्हाट? एज और लाइक। ठीक है। बट मेटाफर में टू अनलाइक ऑब्जेक्ट, अनलाइक मतलब सिमिलर नहीं है। जैसे कि हमारे पुराने चैप्टर फायर और आइस में क्या क्या यूज हुआ था? फायर और आइस को कंपेयर किया गया था, इवन दो वो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट्स हैं। ठीक है। टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है। ये मैंने आपको अभी टेंथ का एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है। और इसमें हम नो यूज ऑफ एज और लाइक। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड आई होप आपको ये समझ आ गया। अब इसका एग्जांपल है टाइम इज अ थीफ। यहाँ पे हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं थीफ से, बट यहाँ पे नो यूज ऑफ एज और लाइक नहीं किया ना। ठीक है। इससे क्या होता है? एक डीप मीनिंग बनता है और क्रिएट्स इमेजरी। इमेजरी पता है ना, इमेजिनेशन। हम इमेजिन कर पाते हैं कि यो क्या ऑथर कहना चाह रहा है। ठीक है। क्या हमें मेटाफर समझ आ गया? आई होप आपको आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं पर्सोनिफिकेशन। सिमिली की तरह पर्सोनिफिकेशन भी एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हम हर बार पढ़ते हैं। इसको हम ब्रेक कर देते हैं बीच में। पर्सनिफिकेशन, इसका मतलब है जब हम किसी को
लिविंग ट्रेट्स देते हैं, लिविंग ट्रेट्स टू अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सच एज। अब इसका एग्जाम्पल तो सबसे कॉमन है, चंदा मामा, है ना। चंदा मामा इज, हम मून को लिविंग ट्रेट्स दे रहे हैं, इवन दो मून इज अ नॉन लिविंग बीइंग, राइट। इवन दो नॉन बीइंग नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तब भी हम उसको चंदा मामा कहते हैं। मामा तो इज अंकल, राइट, बट ही इज नॉट अंकल, ही भी बोलते हैं हम तो, राइट। हम मून को इट की जगह हम ही लगा के बोल देते हैं, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट, राइट। सो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको कि गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू अ नॉन ह्यूमन थिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। इससे इमोशन और विविडनेस आती है, ठीक है। विविडनेस मतलब कलर और काफी इमोशनल ट्रेट्स आते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, हाइपरबोले। ओके, ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आई डाउट किसी ने भी इसके बारे में इतना सुना हो। इवन मैंने नहीं सुना था उस टाइम तक, बट नाउ वी नो। एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस ऑफ फैक्ट। जैसे कि हमारे हमारे फैमिली में जब हम लेट सो रहे होते हैं, जब हम रात को लेट सो रहे होते हैं, हम सुबह सुबह लेट 11-12 बजे उठते हैं, तो हमें कोई भी उठाने आता है तो बोलता है कि अरे 11 बज गए, अरे 12 बज गए, पर बजे कितने होते हैं, 9-10 ही बजे होते हैं। तो ये एग्जैजरेशन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इट्स नॉट हाइपरबोल, इट्स हाइपरबुले, ठीक है। तो हाइपरबुले इज एग्जैजरेशन, जैसे इसमें बोला गया आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, इवन दो उसने मिलियन बोला नहीं होता। इट एड्स ड्रामा और ह्यूमर, ठीक है। हाइपरबुले हमें समझ आया थोड़ा बहुत, आई होप आपको आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं ओनोमेटोपिया। ओके, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन एंड द मोस्ट यूज वन एज वेल। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ओनोमोटोपिया, ठीक है, ओनोमोटोपिया। इट इज वेरी वेल नोन, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इसमें हम बेसिकली इमिटेट करते हैं नेचुरल साउंड्स को, जैसे हम बोलते हैं टिप टैप, हम करते हैं ना कि द क्लॉक इज गोइंग टिक टॉक। इवन दो वो टिकटॉक नहीं करती है, वो उसकी आवाज ही अलग होती है, बट हम उसको इंग्लिश में इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे द बीज बस्ट इन द गार्डन, इससे एक सेंसरी और साउंड इफेक्ट आता है, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आपने 10th में ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़ा है जिसमें ओनोमेटोपिया का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इमेजरी। इमेजरी इज ऑल्सो वेरी वाइडली यूज, बट स्टिल हम भूल जाते हैं। इमेजरी इज इमेजिनेशन, जिसमें हम, ओके, ये आपको सबसे इजी याद करने का तरीका है, इमेजिनेशन इमेजरी, क्या कनेक्शन है इनका। इमेजरी ऐसा होता है कि ऑथर इस तरीके से लिखता है कि हमारी इमेजिनेशन जो होती है वो इतना इजीली हम इमेजिन कर पाते हैं कि हमें पता लग जाता है कि क्या लिखा है ऑथर ने और हम क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है अच्छे शब्दों में, जिससे आप अपने आंसर लिखे हुए, यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अपीलिंग टू द सेंसेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन। अब इससे मैं आपको लिटरली मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगी, मुझे समझ आ गया। द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन, तो माफ करेगा गंदी ड्राइंग है काफी, बट द गोल्डन रेज मतलब फिर हमें पता लग गया कि वो रेज हैं काफी अच्छी, सुंदर सुंदर, ऐसे रिफ्लेक्टेड ऑन अ ट्रैंक्विल लेक। तो ये हमारी लेक है जिसमें उसकी रेज दिख रही है सन की हमारी। तो हमें समझ आ गया, हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे इफेक्ट ये होता है कि हमारे जो ऑथर या हमारा जो रीडर है उसको समझ आ जाता है कि ऑथर बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरॉन। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसको हम यूज सबसे ज्यादा नहीं करते, इसका रेयर यूज होता है। एंड अगर आप बता पाएंगे कि कौन से चैप्टर में, ये अकेले 2 चैप्टर्स में यूज हुआ है 10th के, तो अगर आप मुझे बता पाएंगे कि कौन से चैप्टर में यूज हुआ है, तो देखते हैं, मैं आपका, देखते हैं कौन बता पाता है, देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। इसमें टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज किया जाता है, क्या, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। अब टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हो गया, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रिटी अगली, हम बोलते हैं ना कि शी इज प्रिटी अगली। अब यहाँ पे उसमें उस सेंटेंस में प्रिटी का मतलब होता है वेरी, बट प्रिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो हम लिटरली क्या यूज कर रहे हैं कि शी इज ब्यूटीफुल अगली, बट नहीं, इसमें हम, जैसे यहाँ पे देखिए, आपको तो अब मैंने लिटरली वर्ड एग्जाम्पल ही दे दिया है चैप्टर का, तो अब आप चैप्टर बताइएगा, डेफनिंग साइलेंस।
डेफनिंग का मतलब क्या होता है? डेफनिंग मतलब कि इतना लाउड है कि कान खराब हो जाए, और साइलेंस का मतलब होता है शांति। तो इसका मतलब होता है लाउड और इसका मतलब होता है साइलेंट। तो हम लिटरली टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज कर रहे हैं जिनके एक साथ तो कोई मीनिंग नहीं है, बट यहाँ पे ये एक साथ ही जा रहे हैं। ठीक है। इट क्रिएट्स आयरनी एंड हाईलाइट्स कॉन्ट्रास्ट। अब इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको बाद में बताऊं, क्योंकि अभी इसके एक पोएटिक डिवाइस पे आएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजोनेंस। एजोनेंस इज अ वेरी कॉमनली यूज डिवाइस, क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। चल एक्सप्लेन करो। इट्स द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड। ठीक है। अब वही इसी के कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या रिपीट होते हैं? एग्जैक्टली, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का रेपिटेशन होता है उसमें, इसमें, और इसमें होता है वाल साउंड्स का रेपिटेशन विद इन नियर बाय वर्ड्स। नियर बाय का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली साइड में, कि लाइक ए बी सी में ए और बी एज इन, सॉरी नहीं, ए बी सी में लेट्स से कि एबीसी वर्ड्स हैं, नहीं, लेट्स से विन, विन, कैट, सैट। अब यहाँ पे ए और ए यहाँ पे आ रहा है, राइट? तो हम मान के चलेंगे कि ये है हमारे एजोनेंस का एग्जाम्पल। नहीं, अगर ये दोनों वर्ड्स भी सेम होते ना, सैट और विंड, तो ये दोनों भी एजोनेंस के अंडर ही आते, पर ये नहीं है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नहीं आया तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर पाऊँ ढंग से। तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल एक्सप्लेन टू, ओके। अब हम आते हैं इसके इफेक्ट पे। इसका इफेक्ट होता है क्रिएट्स इंटरनल राइमिंग एंड फ्लो। हम जब पोम पढ़ते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक राइम आए, तो उस राइम के लिए हम क्या करते हैं? हम एजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया अर्ली बर्ड, अर्ली, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अब इसमें एज यू कैन सी, आई एम सो सॉरी, ए, ए, ठीक है, इसमें ए का बहुत यूज हुआ है, तो इसमें ए साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये नेक्स्ट वाला है हमारा सिंबलिज्म। सिंबलिज्म इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, क्योंकि सिंबलिज्म के अंडर चार अलग और आते हैं पोएटिक डिवाइसेस। अगर मुझे कोई बता पाएगा इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज डू टेल मी, क्योंकि आई वांट टू सी कि किन किन बच्चों को पता है। अब इसमें यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई डीप आइडियाज, यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज। अब इसका मतलब क्या होता है मैम? इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? मैं बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि हम अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमने आइस एंड फायर में क्या यूज किया था? सिंबलिज्म आइस और फायर का। वैसे ही हमने डस्ट और स्नो में किसका यूज किया था? डस्ट और स्नो में हमने यूज किया था डस्ट का, एक तो स्नो का ही किया था हमने, एक हमने किया था क्रो का, एक हमने किया था हेमलॉक ट्री का, और हम किस किसका कर रहे हैं? बस हमने इनका किया, राइट? और आइस और फायर में हमने आइस का किया, हमने फायर का किया, हमने इतनी चीजों का किया। यहीं पे मैंने आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे दिए। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्रॉस का मतलब होता है नो। ठीक है। ठीक है। एक हाथ, आई एम सो सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत करती है। एक हाथ का मतलब क्या होता है? वो होता है बहुत जगहों पे, राइट? तो हम ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। एग्जाम्पल, डव रिप्रेजेंट्स पीस, विच इज वेरी ट्रू। जब हम एक डव देखते हैं या जब हम एक फ्लैग देखते हैं जो व्हाइट कलर का है, देखा आपने कभी? व्हाइट देखा है ना? उसको हम कहते हैं कि पीस सिंबल है। बहुत सारी मूवीज में भी देखा है कि व्हाइट कलर का फ्लैग होता है, जब कोई सोल्जर करता है तो वो ऐसा दिखता है कि कि वो पीस के लिए मांग रहा है। अब इसमें जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट होता है कि इट एड्स डीपर मीनिंग। ठीक है। आगे आते हैं हम। आयरनी, माय, नॉट माय फेवरेट, बट अ वेरी लाइक लीस्ट कॉमन इसका यूज होता है। अब आयरनी का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको एक छोटू सी इसका एग्जांपल देती हूँ जो आपको समझ आएगा। ठीक है। एक पुलिस स्टेशन था। ठीक है। उस पुलिस मैं पुलिस स्टेशन अच्छा नहीं बनाऊंगी, बहुत ही मेरी ड्राइंग गंदी है। ठीक है। तो एक पुलिस स्टेशन था, मैं पी लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। उस पुलिस स्टेशन में चार चार पुलिस वाले बैठे हुए थे, और वो रात को ना नाइट ड्यूटी पे थे, और वो सो गए। फिर उनको इतनी नींद आई थी, वो सो गए। तो कुछ चोर आते,
और वो इस पुलिस स्टेशन में गए, इन चारों की पॉकेट से उनके पैसे निकाले और निकल गए। अब ये आयरनी है कि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस है, जो चोरों को पकड़ती है, उन्हीं की चोरी हो गई। तो ये हो गया आयरनी। ठीक है। इट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द ऑपोजिट। जैसे कि अब मुझे समझ आ गया आपको, यहाँ इस सेंटेंस से तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्या है मैम, ये क्या बोला इसने। ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अभी आयरनी क्यों है, क्योंकि एक फायर स्टेशन होता है जो फायर बुझाता है, एंड वही वही जल गया, तो ये आयरन ही होगा। आया समझ आपको? आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, कि एक फायर स्टेशन है, वहीं पे ही आग लग गई और वो खत्म हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है कि इट क्रिएट्स ह्यूमर एंड एम्फसाइजेस कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कि जब ये बहुत ही मतलब ह्यूमरस सा होता है। आयरनी का भी यूज हुआ है इन द चैप्टर कस्टर्ड द ड्रैगन। आई होप आप इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर में आई थिंक सिलेबस खत्म हो जाता है। कस्टर्ड कस्टर्ड द ड्रैगन, आई एम सो सॉरी। हाँ, कस्टर्ड द ड्रैगन आई थिंक हमने पढ़ी होगी, तो उसमें भी आयरनी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अब आते हैं हम इंजैबमेंट में। इंजैबमेंट मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो में पढ़ा दिया है। ठीक है जी। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इन सब में मैंने इंजैबमेंट आपको बताया हुआ है। तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड टाइम। इजी भाषा में नो पंचुएशन। ठीक है, कोई पंचुएशन का यूज नहीं होता। नो फुल स्टॉप्स, नो कॉमास, नो दिस, नो कोटेशंस, कुछ भी, नथिंग, इनका यूज होता ही नहीं है। जैसे द सन सेट्स एंड द स्काई टर्न्स रेड। देखो ना, यहाँ पे गलत है एग्जाम, आई अपोलोजाइज, गलत आंसर। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड द लाइन। ठीक है, अब इट क्रिएट्स रिदम एंड सस्पेंस। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे एक रिदम में चल रही है। लाइक जैसे अगर आप बताइए, जब आप ड्राइंग कर रहे हो, ऐसे ऐसे करेंगे, किसी को समझ आ जाएगा? नहीं ना। बट अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे मैंने अभी ऐसे 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 किया, आपको पता चल रहा है मैं क्या बना रही हूँ? नहीं ना। यहाँ पे बट आपको पता लग जाएगा कि मैम एक गंदी सी स्माइली बना रही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, आई एक सेकेंड, नेक्स्ट आते हैं हम रेपिटेशन पे। ओके, बट मैम रेपिटेशन तो हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। एग्जैक्टली exactly. हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं रेपिटेशन को। रेपिटेशन का मतलब होता है जब आप कोई फ्रेज या वर्ड को बार 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 यूज करता रहता है। अगर किसी ने एट्थ में रविंद्रनाथ टैगोर के आई थिंक एक पोम थी, उन उसमें बार बार एक फ्रेज का यूज हो रहा था। किसी को अगर याद है तो प्लीज, एट्थ में या नाइन्थ में एक चैप्टर था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम थी एक। ठीक है, उसमें यूज हो रहा था बार बार एक फ्रेज का। ठीक है, यू डू टेल मी कि वो फ्रेज बात फ्रेज नहीं, वर्ड का यूज हो रहा था। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया अलोन, अलोन, ऑल अलोन, है ना। देखा, बार बार यूज। रीइंफोर्सेस एन आइडिया और इमोशन, मतलब बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि कौन से एक इमोशन है या एक आइडिया है जो बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं। रेपिटेशन का यूज इज इन कस्टर्ड द ड्रैगन अगेन। ठीक है, कस्टर्ड द ड्रैगन एक ऐसी पोएम है जिसमें बहुत बार अलग अलग वर्ड्स हैं, इवन ऑक्सीमोरॉन, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है। टोन, टोन तो हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं। टोन होती है जब हम चैप्टर का एक तरीके से, जैसे हम जब बात करते हैं किसी से, तो हमारी एक टोन होती है। जैसे मैंने अगर बोला हेलो, तो ये स्वीट हो गई, पर अगर मैं बोलूंगी हेलो तो वो रूड हो गई। तो वो टोन जो होती है ना, वो जनरल कैरेक्टर या एटीट्यूड बताता है ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, वो जॉयफुल हो सकती है, सैड हो सकती है, आयरॉनिक हो सकती है। इट सेट्स द मूड एंड इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स रिस्पॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा खत्म होता है यहीं पे ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको समझ आ गया सब कुछ, एक बार मैं बैक साइड्स कर लेती हूँ, जिससे अगर आपको कुछ भी समझना है या कुछ भी एक बार किसी का स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लें और एक बार पढ़ लें। ठीक है, ये हमारा एंजार्जमेंट, यहाँ पे हमारा आयरनी, सिंबलिज्म, एजोनेंस, ऑक्सीमोरॉन, इमेजरी, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोले, personification, metaphor, simile, alliteration, and that's all. Students, I hope आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो please do ask your questions in the comment box and I will answer all of them.
थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।